जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। इस शो में हम बात करते हैं कई फौजियों से जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हों और जानते हैं उनकी कहानियाँ, उनकी आप बीती। आज हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं मेजर प्रबल दास गुप्ता। मेजर प्रबल दास गुप्ता की कहानी बहुत दिलचस्प है। मेजर दास गुप्ता 1994 में 5th बटालियन 11th गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए और उसके बाद उन्होंने फ़ौज में तकरीबन 8 साल नौकरी की। फ़ौज छोड़ने के बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में इंटरनेशनल रिलेशंस के में डिग्री की और वहाँ उनको 2 जगह से स्कॉलरशिप भी मिली। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉरपोरेट करियर किया है बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ। और कुछ साल पहले उनको एक अलग ख्याल आया किताब लिखने के बारे में और कुछ ही सालों में उन्होंने 2 किताबें लिख दी। आइए मिलते हैं मेजर दास गुप्ता से और जानते हैं उनकी कहानी और जानते हैं उनकी ये 2 किताबों के बारे में। सर, वेलकम टू कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू निखिल। सर, मैं आपको कुछ सालों से जानता हूँ और मुझे पता है कि आपके फादर भी आर्मी में ही थे और जहाँ तक मुझे पता है वो मद्रास रेजिमेंट में थे। ये कैसे हुआ कि आप गुरखास में चले गए और मतलब ये डिसीजन आपने कैसे ले लिया? थैंक यू निखिल फॉर हैविंग मी इन द शो। तो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है बड़ी दिलचस्प सवाल है। उस वक्त मेरे फादर्स जो थे वो तो एक्चुअली चाहते थे कि मैं फ़ौज में जाऊं और मैं भी चाहता था। और जब मैं गया एकेडमी में, और एकेडमी में एक्चुअली मेरे चॉइसेस में आर्मर्ड कोर था और इन्फेंट्री था और आर्टिलरी था। और जब एक्चुअली आप डिसाइड करते हैं कुछ बातों को मतलब कि को मद्देनज़र रखते हुए, जब मैं ड्यूरिंग द ग्रोइंग अप ईयर्स we used to read different kinds of this thing. There were heroes. There were 1971 Field Marshal Sam Manekshaw. Then 80s में हम पढ़ते थे जनरल सुंदर जी के बारे में जो एक मिसाल थे एज ए जनरल। तो जनरल सुंदर जी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री से थे और सैम मानेकशॉ गुरखा से थे। तो कुछ मिली जुली जो चीज़ें थी वो दिमाग में खेल रही थी कि वेयर टू गो, व्हाट टू डू। वन ऑफ द थिंग्स एंड देन ऑफ कोर्स क्या होता है कि आप एकेडमी में जाते हो, आप अपने डीएसएस को देखते हो, कुछ डीएसएस होते जो जिनसे आप इम्प्रेस होते हो। तो इस तरीके से आप चॉइसेस आपके दिमाग में एज ए 19-20 ईयर ओल्ड रहता है, which may be very different from when you are older. बट उस वक्त वो चॉइसेस थी मेरे और वो कैसे बनी, ये सारे कारणें जो मैंने बताई वो इकट्ठी मेरे दिमाग में, आई थिंक दैट इम्पैक्टेड माई डिसीजन, माई चॉइस। तो आपने सर गुरखास तो चुन ली, बट वॉज योर फादर हैप्पी कि आपने मद्रास छोड़ के गुरखास में ज्वाइन कर निखिल, माई फादर वॉज हैप्पी दैट आई वॉज इन द फौज। इसी बात से खुश थे कि आप फौज में चले गए। जी, he had a very close friend of his in the Gurkhas, and he was very proud that I had joined a very good unit, a very illustrious unit. 511 Gurkhas जो मेरी यूनिट थी वो काफ़ी नाम हासिल कर चुकी थी और मुझे एक मौका मिला एक अच्छे यूनिट ज्वाइन करने का, तो उससे वो काफ़ी खुश थे। सही है सर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये कहा जाता है कि जनरली किसी भी ऑफिसर को जहाँ भी पहुँचाती है वो यूनिट पहुँचाती है और यूनिट का, जवानों का, जेसीओस का, उस यूनिट की तरतीब का फ़ौज में किसी भी ऑफिसर के चाल ढाल पर और वो प्रोफेशनल ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है। और अच्छी यूनिट का मतलब उस यूनिट के जो लोग हैं वही उस यूनिट को अच्छा बुरा बनाते हैं। तो आपने बताया आप 511 गोरखा में गए और आपकी पहली पोस्टिंग सर मेरे ख्याल से उरी में थी। जी, और उरी तो वैसे ही बहुत फेमस है सर। जी। तो कोई आपको वहाँ का वाकया याद हो उरी का? तो मैं पहले शुरू करता हूँ। जब मैं पहुँचा यूनिट में तो मेरी पहली मुलाकात जिन ऑफिसर से हुई, वहाँ पे मैं पहुँचा यूनिट में। अब वो यूनिट में एडजुटेंट हुआ करते थे उस वक्त। उनका नाम मेजर बिपिन रावत, जो बाद में जनरल बिपिन रावत और सीडीएस, इंडिया के पहले सीडीएस रह चुके हैं थे। एंड तो ये एक छोटा सा किस्सा है उस वक्त का। जनरल रावत, उस वक्त मेजर रावत साहब ने मुझे बताया कि भाई आप यूनिट में जाइए, ये पता करिए, वो पता करिए।
तो मेरा पहला दिन था, मैंने तो काफ़ी जोश के साथ में काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करके लाई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया मैं। और हर बार मैं जाता था एडजुटेंट के ऑफिस में, मुझे लगता था कि मैं काम कर चुका था, टास्क कंप्लीट हो गया था, पर वो फिर वापस दोबारा भेजते थे। बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि वो एक उनका तरीका था फॉर मी टू सिखाने का, एंड ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट द फर्स्ट डे ऑफ अ यंग ऑफिसर इन अ यूनिट। तो वो उनका तरीका था। अब वो उन्होंने बोला कि आप पता करके आओ कि इनका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो मैं वापस जब उनके पास गया तो मेरे पास में 4 शिव कुमार लिंबू थे, 2 राम प्रसाद राय थे, 3 बिरखा बहादुर थे। तो अब उन्होंने बताया कि अच्छा ये इनके नाम फलाना फलाना है, अब इनके नाम पता करके आओ, भी पता करो उनके नंबर क्या है। सो आई हैड नो आइडिया। तो ही एक्सप्लेन टू मी हाउ कि गुरखाज के जो नंबर होते हैं उससे आप यू रिमेंबर, यू नो योर ट्रूप्स, क्योंकि एक ही नाम के बहुत लोग होते हैं, तो उनको याद रखने का तरीका है उनका आर्मी नंबर याद कर लो। तो आर्मी नंबर से हम बुलाते हैं। तो जब मैं एक्चुअली वापस गया तो आई हैड द नंबर्स बट आई डिड नॉट नो द नेम्स। और कैसा रहा सर रिसेप्शन नया? हाँ, तो 511 गुरखाज जो है यूनिट, काफ़ी इलस्ट्रियस यूनिट है। दे वुड वर्क हार्ड, प्ले हार्ड एंड द इवनिंग पार्टी हार्ड। तो एक दस्तूर हुआ करता था कि 511 में आप ज्वाइन करो तो यू विल हैव टू हैव अ वाइनिंग इन, और वाइनिंग इन में आपको कुछ 5 लार्ज पेग्स लेनी होती थी और कुछ छोटे। तो मैंने तो लिए, आई डोंट नो वेयर आई स्टॉप्ड एंड वेयर आई बिगैन एंड वेयर आई स्टॉप्ड, बट आई रिमेंबर दैट वाज माय वाइनिंग इन। आई डो नॉट नो वेयर इट एंडेड। और सर वाइल यू आर इन उरी एंड दिस टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 1994-95 का पीरियड है। ये काफ़ी हॉट था, बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था वैली में। इंसर्जेंसी 3-4 साल 5 साल पुरानी थी और हर साइड से LCA वॉज एक्टिव, पाकिस्तान फायर बहुत ज़्यादा था। एक इंसिडेंट था सर जो आपने मुझे बहुत पहले बताया था कि कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों ने एम्बुश लगाया इन्फिल्ट्रेशन रूट पे और 1-2 टेररिस्ट आपने मार गिराए, लेकिन जब आपने वापस आके बताया तो लोग उस बात को मान नहीं रहे थे। तो क्या था सर, बाद में कैसे मनवाया आपने लोगों को? तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 11 GR है फ्रॉम दी राइज एंड लिम्बूज ऑफ ईस्टर्न नेपाल, तो बहुत ही खूंखार, बहुत ही फिरोशस उनका जो बर्ताव रहता है। और तो उनकी जो हमारी बटालियन थी उसकी एक टीम गई थी, पहले एक एम्बुश लगाया था उन्होंने। तो उस एम्बुश में उन्होंने कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया था। वापस आकर के उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि इतने इन्फिल्ट्रेटर्स रोके थे। वो जो बताया था उन्होंने, वो उस वक्त मुझे याद है कि ब्रिगेड में ज़्यादा उसका महत्व नहीं दिया गया। तो दूसरी बार जब ये इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए एम्बुश बैठी, और वो ऐसी जगह थी जहाँ पर एक स्लोप था और वहाँ से किसी तरीके से कोई प्रूफ ऊपर लाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उनको पूछा गया था कि आपने मार गिराया, आपके पास प्रूफ क्या है। उनके पास कोई प्रूफ तो था नहीं, उन्होंने बताया कि हमने रोकी। अब मौसम ऐसा था, बर्फ़ का मौसम था, वाज स्लिपरी, वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रियली गो डाउन एंड गेट द बॉडीज़ ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स। तो हमारे बंदों ने वहाँ पर से वापस जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को रोका और आने वाले घुसपैठियों को रोका, तो वापस जब आए बोले ऐसा ऐसा हुआ है, सिचुएशन रिपोर्ट में दिखाया गया। तो पूछा गया ब्रिगेड में कि कैसे रोका, क्या आपके पास प्रूफ है। तो एक कपड़ा खोला गया, उस कपड़े में 8 कान थे। 8 कान के मतलब कि 4 इन्फिल्ट्रेटर्स को उन्होंने मार गिराया था। अब एक और बात मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि 1994 की 95, 95, 96 उस वक्त की बात आपने कही, वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड था। जो इंटरनल मिलिटेंसी पनप रही थी उसको भी रोकना था। और उस वक्त एक 89-90 में जब ये शुरू हुई थी मिलिटेंसी, उस वक्त लोगों के जो मिलिटेंट्स थे उनके जहन में ये इनके साइके में था कि कि हम जो है भारत को 5 साल में 10 साल में विल ब्रिंग इंडिया टू इट्स नीज और आज़ादी ले लेंगे बिकॉज इंडिया विल नॉट हैव द स्टमक टू कंटिन्यू दिस फाइट। दे हैड नो आइडिया दैट दे विल बी ब्रॉट डाउन टू देयर नीज एंड द होल
मूवमेंट विल बी डिसमेंटल्ड वन डे। और मैं इस बात पर गर्वित महसूस करता हूँ कि हमारी पलटन ने, हमारे यूनिट ने और दूसरे बहुत सारे यूनिट्स ने उस वक्त जो नींव रखी, वो आज हम देखते हैं कि कश्मीर की जो स्थिति है 30 साल में, एक ऐसी स्थिति भारतीय फ़ौज ने वहाँ पे बनाई है कि दूसरे विश्व में दूसरे जगह पे जो इंटरनेशनलाइज हो जाते हैं मूवमेंट्स, कश्मीर की जो स्थिति को वहाँ पे बरकरार रखा है और उसको कंट्रोल तरीके से हमने संभाला है, वो भारतीय फ़ौज को एक जिस श्रेय जो है भारतीय फ़ौज को जाता है। और 1990 के दशक में वो हमको सामने देखने को मिला। बिल्कुल सर, और ये 20-30 साल से इंडियन आर्मी वहाँ पे कंटेन कर रही है टेररिज्म को, और उसी की बदौलत कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीनगर गए और इतना बड़ा वहाँ पे इवेंट हुआ और लोग फ्री मूवमेंट है, लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। सो जैसे कि कहा जाता है और सिखाया जाता है कि आर्मी कैन ओनली क्रिएट अ सिचुएशन और मिलिट्री कैन ओनली क्रिएट अ सिचुएशन फॉर पॉलिटिकल प्रोसेस टू टेक ओवर। आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक ये सफल हो चुका है और वो सिचुएशन आ गया है जहाँ आगे पॉलिटिकल प्रोसेस, नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस चल सकता है। सर, उरी में जब आप थे वहाँ पे एक और वाक़या हुआ था कि एक कोई सोल्जर था जो माइनफील्ड में फंस गया था और इंजर्ड थे, और फिर आप और आपकी टीम ने जाके उनको निकाला और फिर से सही सलामत वो वहाँ से रेस्क्यू हुए, और ये सब चल रहा था एक हैवी पाकिस्तानी फायरिंग के दौरान। सो व्हाट वाज द स्टोरी सर, और क्या इंसिडेंट क्या था ये? तो ये एक ऐसे टाइम पे था जब ये माइनफील्ड पे आग लगाया था पाकिस्तानी फायरिंग के द्वारा, और ये माइनफील्ड जो है वो एक रिज के ऊपर पुराने माइंस 1965 के लगे हुए थे, वो शिफ्ट हो गए थे, और वो रिज में हमारे पोस्ट हुआ करते थे। और जब ये आग लग जाती थी तो पोस्ट से बाहर जवान जा कर के उस आग को बुझाने जाते थे। तो उस दौरान वो आग बुझा रहे थे, और नीचे वाली पोस्ट में मैं एक उसमें लेफ्टिनेंट था और उस पहाड़ी के ऊंचे वाले चट्टान में था। तो जेसीओ के यहाँ से फ़ोन आया कि रात को फील्ड टेलीफोन में कि कुछ और आदमी चाहिए हमें। तो मैंने कुछ और सोल्जर्स हमारे वहाँ से गए और उनको वो आग बुझाने का जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें योगदान देने के लिए। पर थोड़ी देर बाद मेरे पास एक फ़ोन आया, कॉल आया अपने फील्ड टेलीफोन में, और ये जो सेंटेंस है मेरे दिमाग में आज तक गूंजती है। वो सेंटेंस था, साहब 19,655 को खूटा उड़ियो। इसका मतलब ये बोल रहे थे कि 19,655, जैसे मैंने कहा कि गुरखाज में सोल्जर्स जो है नंबर से जाने जाते हैं, वो सोल्जर का जो है टांग माइनफील्ड पे पड़ के उड़ गया था। तो फिर मैं वहाँ से फिर नीचे गया, फिर हमारे जो टीम थी हमारी टीम ने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में मुझे याद है हम उसको जो है शोल्डर्स पे लेकर के जो है पहाड़ से नीचे लेके आए बेस ऑफ दैट हिल। और बेस ऑफ दैट हिल जो था झेलम के किनारे था, लेकिन पाकिस्तानी पोस्ट उसके ऑपोजिट थे, लाइन ऑफ कंट्रोल। हम जब नीचे पहुँचे तो हमारे कैमोफ्लाज आउटफिट पे, हमारे कैमोफ्लाज ड्रेस में जो है उसके खून से वो ड्रेस लथपथ था, तो वो काफ़ी खून बह चुका था। उसका एंकल से देयर वाज अ ब्रेकेज, कटा हुआ था, तो हैंगिंग था वर्चुअली। उसको बांध के हम शोल्डर्स पे लेके आए थे नीचे बेस में। अब वो जब हम नीचे पहुँचे और वो पाकिस्तानी पोस्ट तो ऑपोजिट थे, झेलम के उस पार। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद, तो तब तक मैंने हमारे उड़ी बेस में जो एजुडेंट साहब थे, तब उनको मेजर रावत को मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो एम्बुलेंस भेजने वाले थे वहाँ से एवैक्यूएट करने के लिए कैजुअल्टी को। लेकिन एक बड़ा धमाका हुआ। अब वो धमाके, मेरे साथ में 15 लोगों की टोली थी जो वहाँ से ऊपर से आए थे, और वो धमाके से सब हिल गए कि हुआ क्या। अब वो ज़माना उस वक्त का था कि आईडीज़, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस काफ़ी होते थे, और उस वक्त ब्रिगेडियर श्रीधर जो कमांडर थे उस ब्रिगेड के, उनकी डेथ हो चुकी थी एक ऐसे ही आईडी इंसिडेंट से। तो हमने सोचा कि आईडी ब्लास्ट हुआ है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। तो हमने एक चट्टान के पीछे आड़ लिया, हमने सब लोग को बताया कि भाई इसके पीछे हो जाओ, कहाँ से क्या आ रहा है, कुछ समझ आए, पहले लेट्स फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग। उसके 10 मिनट बाद या 12 मिनट बाद एक और धमाका हुआ, और इस बार हमको एक रॉकेट दिखा आता हुआ फ्रॉम दी अदर साइड,
और वो रॉकेट एक नीचे वहाँ पे एक अकोमोडेशन हुआ करता था, वो अकोमोडेशन को भेदता हुआ उसको पूरी तरीके से नष्ट पष्ट कर गया। अब हमको समझ में आया कि ऑपोजिट साइड से रॉकेट्स दाग रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद 10-12 मिनट बाद दूसरी बार तीसरी बार एक और आया, तो हमको ये ऐसे हर 12 मिनट में ये चलता गया 2-3 बार, तो हमको ये पैटर्न समझ में आ रहा था। मैं उड़ी में रेडियो टेलीफोनी से मेजर रावत को बता रहा था कि क्या हो रहा है, और उन्होंने एम्बुलेंस भेजा था। लेकिन हमारे यहाँ पे एक डायलेमा था कि एम्बुलेंस और जो है पीछे वाले रिज से निकलता था और हमारे पास पहुंचता था, उसका एक्सपोजर जो था तकरीबन 300-400 मीटर का था। वो रास्ता दिखाई देता था। वो रास्ता एक्सपोजर का मतलब वो रास्ता दिखाई दे रहा था ऑपोजिट साइड में। तो हमारा अनुमान था कि, और हमको तब तक पता नहीं था कि किस तरीके से रॉकेट्स फायर हो रहे हैं। तो हमने फिर उस वक्त मेरी बातें हुई एजुडेंट के साथ में कि हमारे पास भी कितना वक्त है। तो मैंने रावत सर को बताया कि वी डोंट हैव द टाइम बिकॉज हर 12 मिनट में हो रहा है, और जो एक्सपोजर का टाइम है, रास्ते ख़राब था उस वक्त। तो 400 मीटर का जो 300-400 मीटर की जो डिस्टेंस थी, उसको एम्बुलेंस कवर करके वापस जाना और उसको कैजुअल्टी को एम्बुलेंस के अंदर रखना, उस दौरान वो रॉकेट, एक और रॉकेट का टाइम आने वाला था पैटर्न के हिसाब से। तो मैंने कहा कि वो पॉसिबिलिटी कम लग रही है। सो ही सेड व्हाट आर द ऑप्शंस। तब उनको मैंने पूछा कि ये मेरे पास में है ऑप्शन, लेकिन अगर वो आता है तो एम्बुलेंस को लग सकती है, मेरे पास ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती है, एक कैजुअल्टी मेरे पास में ऑलरेडी है, व्हाट डू आई डू। तो उन्होंने बात ये कही उस वक्त जो मेरे जहन में आज तक है। उन्होंने कहा, डू व्हाट यू थिंक इज़ नेसेसरी, यू आर द मैन ऑन ग्राउंड। इज़ एज अ 22-year-old यू आर थ्रस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सोल्जर्स, योर मैन हु यू कमांड। और ये जो है एक बहुत बड़ी बात है एक 22-23 साल के यंग ऑफिसर के लिए, कि आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है और आपके ऊपर ट्रस्ट जो रिपोज किया गया है, वो मैंने पूरी ज़िंदगी में एक मेरे लिए पहला बहुत बड़ा लीडरशिप लेसन रहा था। और जस्ट टू कंप्लीट दैट एज वेल, तो हमने वी टुक दैट चांस बिकॉज देयर वाज, एंड ही सेड कि और क्या ऑप्शंस है तुम्हारे पास। मैं आई सेड दीज आर द 2 ऑप्शंस। He said, save the life. I said, yes, that is what I would do. तो फिर कैजुअल्टी को एम्बुलेंस में डाला और हमने, और जैसे ही एम्बुलेंस जो है पीछे वाले रिज से मुड़ा और हमारा अनुमान लगभग गलत ही निकला, तो लेकिन गोला आ गया और वो रिज को किस करता हुआ निकल गया और एम्बुलेंस जा चुका था। एक वो ड्रामेटिक मोमेंट था। लेकिन इस बात को मैं अभी तक याद रखा मैंने कि अनलेस until you take a calculated risk and you take that decision in a moment of dilemma, आप किसी भी वक्त लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले सकते। इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी नहीं होगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में है उसके ऊपर आप किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप डिसीजन ले सकते हो, वो दर्शाएगा कि आपका डिसीजन सक्सेसफुल है कि नहीं। Absolutely, sir. Bias for action. Yes. Action is more important than waiting for perfect time कि मैं decision कब लूँ. जी. Execution is more important. Execution is more important. Did you meet him again, sir? जी, कहानी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि बाद में हमारी यूनिट बिनागुड़ी गई पीस पोस्टिंग में। तो कुछ साल बाद मैं ऑफिस में था, तो मेरी JCO साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि 19,655 वापस आया है यूनिट में। तो मैंने कहा कि मुझे मिलना है। कि सर मैं यहाँ लेके आता हूँ। सर नहीं, मैं जाता हूँ मिलने। तो जब मैं मिलने गया और उनकी जो है नी के नीचे से जो लेग जा चुकी थी, पर वो एक आर्टिफिशियल लिम्ब उनकी लगाई गई थी। तो ही स्टूड अप, वी डिडंट एक्सचेंज टू मेनी वर्ड्स, वी हग्ड ईच अदर। आई थिंक that was a moment of silence. There was a moment of closure to me in more ways than one. आपने उसके बाद आर्मी 8 साल नौकरी करके आप फ़ौज से बाहर आए, उसके बाद आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और काफ़ी पढ़ाई करने के बाद, मशक्क़त करने के बाद आप कॉर्पोरेट नौकरी की, कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा किया आपने। अभी आप अपना एक बिज़नेस चलाते हैं। लेकिन इसके दौरान आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फ़ौज के लिए एक रुचि थी और फ़ौज का वो भी इंस्पिरेशन ऑलवेज़ हमेशा था वहाँ पे। लेकिन ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया सर? लिखता तो मैं बीच बीच में रहा हूँ, कॉलम्स लिख रहा हूँ, ये लिखता हूँ, लेकिन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। एंड आई थिंक इसमें भी एक कहानी है जो मैं सामने लाना चाहूँगा।
और ये हैदराबाद की ही कहानी है। जब हैदराबाद में मैं आया था, 2017 की बात है, और मैं एक लंच पे बैठा हुआ था, किसी से एक कहानी के बारे में डिस्कस कर रहा था जो मैं लिखा था, मैंने ऑलरेडी लिखा था, वो कहानी मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी हुई थी। अब वो खाने के ऊपर चर्चा हुई तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार ये उस वक्त डोकलम का जो किस्सा था वो चल रहा था, इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ चल रहा था डोकलम में। तो ही सेड यू नो इंडिया चाइना फेस ऑफ चल रहा है, दिस चाइनीज आर अगेन गोइंग टू बीट अस, पुश अस, प्रेशराइज अस, और हम प्रेशराइज हो जाते हैं। तो आई टोल्ड हिम, आई सेड यू नो Shriram, that's his name. I said, Shriram, do you know who won the last time India and China went to war? So he said, China. I said, no, you're wrong. It was India. It was not a war. It was two battles. Be technically correct. But पिछली बार जब इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुई थी तो इंडिया विजयी हुआ था। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, फौज में भी कई लोगों को ये पता नहीं है कि लास्ट टाइम जब इंडिया और चाइना के बीच में गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई, फायरिंग हुई, गोलियां बरसी, तो चाइना नहीं जीता था, हमने उनको अच्छी तरह से शिकस्त दी थी। थैंक यू। तो दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, दिस स्टोरी ऑफ माई बुक एंड राइटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, क्योंकि उस वक्त जो है my friend, his jaw dropped. I still remember his jaw dropped, his eyeballs fell. He said, you know, are you sure? I said, yes. He said, so he called up a couple of people. जब मैं बॉम्बे गया शाम को, तो मेरे पास एक कॉल आया, और वो कॉल था कनिष्का गुप्ता का, जो एक माने हुए लिटरेरी एजेंट है। He says, I want to represent you. So I was quite surprised. I said, he said, कौन से पब्लिशर से पब्लिश करना है, लेकिन एक ऐसी कहानी जिसको 53 साल लगे बताने में, and we had lost the story for 53 odd years. और आज दुनिया के सामने ये किताब आई है, ये स्टोरी आई है, ये कहानी आई है, और असलियत आई है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ने सिर्फ चाइना के अगेंस्ट हार झेली है। नथुला, चोला, इन जगहों पर हमने काफ़ी अच्छी तरह से उनको पीटा है। सर, हमने ये जान लिया कि आपने किताब क्यों लिखी, और हमारे सामने किताब है वाटरशेड 1967। क्या कहानी है सर 1967 वाटरशेड की? निखिल, कहानी एक्चुअली 1967 में नहीं शुरू होती है, कहानी शुरू होती है 1965 में। 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था वेस्टर्न सेक्टर में, तब ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है सिक्किम के ऊपर, वाटरशेड के ऊपर, वहाँ पर कुछ और चीज़ चल रही थी। और 1965 में एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो पूरे हिस्ट्री का नक्शा बाद में बदल दिया। जिस डिसीजन ने, क्या था सर ये डिसीजन? 1965 में जब चीनी फोर्सेस प्रेशराइज कर रहे थे इंडिया को, तब वो मनोवैज्ञानिक दबाव जो इंडिया के ऊपर बना हुआ था 1962 के वजह से, कि 1962 में चीनी सोल्जर्स, एक कहावत थी कि 10 फीट टॉल चाइनीज सोल्जर, तो वो ये एक सबके दिमाग में था। तो एक दो पोस्ट जो हमारे फॉरवर्ड पोस्ट थे, नाथुला और जेलेपला, और एक डिसीजन लिया गया कि अगर चीनी दबाव आया हमारे ऊपर कि इंडियन फोर्सेस विल पुल बैक फ्रॉम बोथ दीज फॉरवर्ड पोस्ट, फ्रॉम नाथुला एज वेल एज जेलेपला। अब वो जो डिसीजन लिया गया, तब उस वक्त एक जनरल थे वहाँ पर, जनरल सगत सिंह। जनरल सगत सिंह ने, जिनके अंडर नाथुला था, जो 17 माउंटेन डिव कमांड करते थे, जनरल सगत सिंह ने ये निर्णय लिया कि वो नथुला से पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और वो अपने बॉसेस के डिसीजन के खिलाफ गए। लेकिन जेलेपला जो 27 डिवीज़न के अंडर थी, जेलेपला में जो ट्रूप्स थे उनको पीछे बुलाया गया। वो जनरल सगत सिंह के अंडर में नहीं था, वो किसी और जनरल साहब के अंडर में था। आज की डेट पर नथुला के ऊपर हमारा कब्जा है, हमारे ट्रूप्स बैठे हुए हैं, लेकिन जेलेपला के ऊपर जो हमने जहाँ छोड़ के आए थे वहाँ पर चीनी ट्रूप्स आकर के बैठे। आज तक चीनी ट्रूप्स जेलेपला पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, और मैं उस सेक्टर में रहा हूँ सिक्किम में, और मैं जानता हूँ कि आज भी नथुला से हम जब आगे चलते हैं रोड पर, तो रोड का बहुत बड़ा हिस्सा है जो जेलेपला से सीधा दिखाई देता है। सो उस टाइम की जो गलती है वो आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। वो ये है कि नथुला अगर हम छोड़ देते उस वक्त, अगर पीछे आ जाते, तो चीनी फोर्सेस नथुला के ऊपर आकर के बैठती, और एक्चुअली 1971 की जो लड़ाई है जिसको हम एक विक्ट्री है हमारी हिस्ट्री में, वो शायद होता ही नहीं। 1965 में अगर हम पीछे आ जाते तो चीनी ट्रूप्स जो है, चीनी ट्रूप्स नथुला में बैठ जाते और वो सीधे सिक्किम
जो है रोल इन कर जाते। सिक्किम उस वक्त इंडिया का हिस्सा नहीं था, वो एक एसोसिएट स्टेट था और जिसके फाइनेंसेस और डिफेंस हम देखते थे, लेकिन सिक्किम गवर्न लोकली उनके राजा करते थे। अब वो 65 में जब वो हमारे ट्रूप्स वहाँ बैठे रहे तो उनको चाइनीज़ ट्रूप्स को आने नहीं दिया। 65 में अगर हम पीछे आ जाते तो 67 में चीनी ट्रूप्स वहाँ पे सिक्किम में आ जाते। 67 की लड़ाई होती ही नहीं। और आगे की बात रही 71 की, तो 71 में तो लड़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर सिक्किम में चाइनीज़ ट्रूप्स बैठते तो अगर हम इंडिया भारत के नक्शा को देखें कि हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न भाग को हमारे मेन लैंड से कनेक्ट करता है, और वो उसका जो मैक्सिमम ब्रेथ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, वो 22 से लेके 25 किलोमीटर तक है। कई जगह ऐसे ब्रेथ है। सो ये आप सोचिए कि चीनी फोर्सेस को 22 से 25 किलोमीटर क्रॉस करना बहुत ही आसान है। तो 71 की जो हमारी लड़ाई थी वो शुरू ही नहीं होती अगर वो 65 में हमने जनरल सगत सिंह वहाँ नहीं होते, और या तो वहाँ डिसीजन हमारा वहाँ नथुला में रहने का जो उन्होंने लिया था वो नहीं लिया होता। वाह, दिस इज़ अमेजिंग सर। और कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे। और जैसा आप कहते हैं बिल्कुल सही है कि अगर 65 में या 67 में चाइनीज़ सिक्किम में आके बैठ जाते तो वहाँ से तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरी तरह से डोमिनेट होता है। और अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरा डोमिनेट हो रहा होता तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि भारतीय सेना बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, पुराना पूर्वी पाकिस्तान, उसके पूर्व और पश्चिम दोनों साइड से अटैक करके ढाका कैप्चर कर ले। और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी शायद हमसे आज तक कट ऑफ हो गए होते। तो एक छोटा सा डिसीजन था, लेकिन उसका कितना बड़ा प्रभाव है वो आज भी हम जान सकते। और इस बारे में और जानने के लिए पढ़िए प्रबल दासगुप्ता की बुक वाटरशेड 1967। इसमें यही नहीं, कई और मैनी अदर स्टोरीज आपको मिलेंगी इस पूरे वाक़ये के बारे में। आप चाइना को अच्छी तरह जानते हैं, आपने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में। और अमूमन आजकल बात होती है कि एक चाइना और इंडिया के बीच में ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। आपको क्या लगता है, इंडिया चाइना के बीच में आने वाले कुछ सालों में लड़ाई होगी? लड़ाई तो निखिल मैं नहीं कह सकता मेरे हिसाब से। देखिए, अगर हम इंडिया चाइना को देखें, यहाँ पर विश्व के 30% जो है इकॉनमी है वो इंडिया और चाइना के बीचों बीच है। 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स हियर, और दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे इमीडिएट युद्ध का तो नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर हम युद्ध की डेफिनेशन, युद्ध की परिभाषा देखें, वो काफ़ी चेंज हो चुकी है 1962 और 1965 से। दोनों पावर्स बड़े इकोनॉमिक और मिलिट्री पॉलिटिकल पावर्स हैं, और इसके चलते उनका जो स्वभाव है, उनका जो अप्रोच है, वो एक्चुअली मिलता है आपके सोवियत यूनियन और यूएसए के कोल्ड वॉर्स। एंड देयरफॉर कि जो हमारे आजू बाजू के जो कंट्रीज़ हैं, बगल के नेबरहुड के कंट्रीज़, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाना, वो चाइना और इंडिया दोनों के बीच में एक कंपटीशन लगी हुई है। एंड आई वुड कॉल दिस फिनोमेना a very very different kind of a war, which I term it as surrogate war. Surrogate war, absolutely sir. I mean, आप काफ़ी कुछ आप जो कहते हैं वो सही लगता है। और हालांकि इंडिया और चाइना के बीच में एक फ़िज़िकल बाउंड्री है, वी आर कंजॉइंट नेबर्स, और यूएस और यूएसएसआर के बीच में या सोवियत यूनियन के बीच में ऐसा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो आज के हालात हैं कि जिस तरह से यूएसए वेस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट को डोमिनेट कर रहा था, और रशिया या उस टाइम का सोवियत यूनियन इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स और चाइना और इन कंट्रीज़ को डोमिनेट कर रहा था, और एक ईस्टर्न यूरोप, और ये जो होड़ लगी हुई थी दो देशों के बीच में, तकरीबन हमारे और चाइना के बीच में ऐसी एक होड़ लगी हुई है। बिल्कुल। सो वेरी ट्रू सर। एंड ये आपने एक नया टर्म लाया है, और मुझे लगता है कि ये टर्म आगे काफ़ी चलेगा, सरोगेट वॉर्स। और मुझे लगता है दिस विल फाइंड इट्स ओन फीट इन टाइम्स टू कम। देखते हैं आने वाले समय में, जैसा किसी ने कहा है, वी लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़ फर्दर फ्रॉम हियर। सर, मूविंग ऑन फर्दर, आपको ले चलते हैं आपकी नई किताब की तरफ, कैमोफ्लाज्ड। और जहाँ तक मैं अंग्रेज़ी समझता हूँ सर, कैमोफ्लाज्ड का मतलब है छुपाव, या छुपाव में रहना, या छुपाव दिखाना। आपको ये नाम कहाँ से आया, और क्यों इस किताब का नाम आपने ऐसा क्यों रखा है सर, कैमोफ्लाज्ड? निखिल, ऐसे हमारे पिछले 100 साल में और उसके पहले भी हमारी कहानियाँ जो है वो दबी हुई रहती हैं। हमारी कहानियों को बाहर इतनी
इतने अच्छे तरीके से लाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है। तो कई कई कहानियाँ जो हैं वो अनपब्लिश्ड होती हैं, कई कहानियाँ अनटोल्ड, कई फॉरगॉटन हैं। तो कैमोफ्लाज्ड का मतलब ये है कि वो हैं कहानियाँ, कहीं छुपी हुई हैं। तो कैमोफ्लाज्ड आई थॉट वाज अ वे ऑफ expressing, and camouflaged is a term that is used in the army, in the armed forces, prevent yourself being identified by the enemy or the adversary. So therefore it was a term that I thought was a correct way of describing where the stories lay in our midst. It is within us. These are stories that lie amongst us but are hidden from us. वंडरफुल सर, बड़ा अच्छी तरीके से आपने बताया। और सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में फौजी कहानियाँ बहुत अच्छी तरह नहीं लिखी गई। और सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है कि अलेक्जेंडर का जो बैटल हुआ पोरस के साथ, उसके बारे में हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी पता है, दूसरे साइड की तो स्टोरी पता ही नहीं है सर। तो ये एक बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, फौज की दबी हुई, छुपी हुई छोटी छोटी कहानियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, उनको जन सामान्य तक लेके आने का। सर तो ऐसा करते हैं कि मैं आपकी किताब जो मैंने की पढ़ी है, उसमें से जो मेरी फेवरेट स्टोरी है सर, उसकी मैं 3-4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये स्टोरी क्या है, या एटलीस्ट कुछ इस स्टोरी के बारे में बताइए। इज़ दैट ओके सर? बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, माय फेवरेट स्टोरी इन दिस मैसेज इन अ बॉटल, और उसमें ये लाइंस हैं कि वन ऑफ द शेल्स स्ट्रक हिज हॉर्स एंड शैटर्ड द एनिमल। फ्रॉम द ट्रेंचेस हिज फेलो सोल्जर्स वॉच्ड इन हॉरर as Gobind and his horse disappeared into the thick cloud of smoke and dust created by the intense barrage. His third horse had died under the onslaught of heavy firing. His regimental soldiers believed Gobind had perished as well. That night he was declared missing in action. तो सर क्या स्टोरी है गोविंद की? सो ये जो जिस पंक्तियों को आपने पढ़ा, ये गोविंद, लांस दफादार गोविंद सिंह की कहानी है, और ये मैसेज लेके जाते हैं, और इस दौरान ये घोड़े के साथ में जाते हैं, और ये मैसेज दे के जाना और वापस आना और वापस जाना, ये स्टोरी इसके बारे में है। लेकिन ये सिर्फ यही है? ये कहानी सिर्फ उनका मैसेज ब्रिगेड तक, हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाना और वापस आना, ये तो कहानी हो नहीं सकती है। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? द स्टोरी एक्चुअली, मैं चलता हूँ एक मूवी 1917, तो काफ़ी फेमस मूवी है सर। काफ़ी फेमस मूवी है 1917। आपने सबने देखी है पिक्चर। वो पिक्चर बनाई थी सैम मेंडेस ने। सैम मेंडेस बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के। वो पिक्चर उन्होंने बनाई थी, उनके जो दादा थे लेफ्टिनेंट उस वक्त कॉर्पोरल एल्फ्रेड मेंडेस, उनकी एक्सपीरियंस के ऊपर। एल्फ्रेड मेंडेस जब वो 1917 में बेल्जियम में लड़ाई लड़ रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उनको एक मैसेज आया, उनको खबर आई, उनके पास एक कहानी उड़ती हुई आई कि 2 बंदे थे जो आगे गए, उन्होंने मैसेज दिया, जिनके मैसेज के बदौलत कई सौ लोगों की, कई सौ सोल्जर्स की जानें बच गई। अब जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये कहानी एक मेरे रिसर्च में मिली हुई एक कहानी से काफ़ी मिलती जुलती लगी। अब मुझे नज़र आया रिसर्च के दौरान कि ये सिमिलर इलाका था, सेम टाइम पीरियड था, और हम आज 2024 में बैठ के ये बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े आसानी से। लेकिन 1917 में मेंडेस ने ये कहानी सुनी थी बैटलफील्ड में किसी से, और ये हो सकता है कि लांस दफादार गोविंद सिंह की कहानी रही हो। ताज्जुब की बात यह है कि हॉलीवुड ने ये पिक्चर बनाई, उसमें 10 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले, 3 ऑस्कर्स मिले, बट हॉलीवुड मेड अ मूवी आउट ऑफ समथिंग हिज ग्रैंडफादर हैड हर्ड। वी हैव फॉरगॉटन अबाउट अ स्टोरी दैट इज़ आवर ओन। वाक्य है पिक्चर में जिसको एक बार दर्शाया जाता है कि दे गो एंड कन्वे द मैसेज विच सेव्स द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स, एंड इन द मूवी दिस होल जर्नी is the movie. In the story and the actual form, Lance Dafadar Gobind Singh did it 3 times. He went, conveyed the message, brought back the message, and then went back again. And his whole journey, he either lost his buddy every time or his horse was shot. He got a Victoria Cross, but we've forgotten about him. And he was ready to go the 4th time.
It was just that his company commander denied him the permission to go the fourth time because they said, अब बस हो गया. बिल्कुल। और दर्शकों को ये बता दें कि विक्टोरिया क्रॉस जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड है। जैसे आज हमारा परमवीर चक्र है, उसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश आर्मी में सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है विक्टोरिया क्रॉस। और ये अवार्ड लांस दफादार गोविंद सिंह को दिया गया था उनके इस कार्रवाई के लिए। और ये मैं आप ये भी बता दूं दर्शकों को कि ये जो कवर है कैमोफ्लेज्ड का, ये कवर एक एक्चुअल तस्वीर है। 1945 24 अक्टूबर की ये तस्वीर है आउटसाइड द बकिंगम पैलेस। और ये जो 3 सोल्जर्स हैं इसमें, वो तीनों विक्टोरिया क्रॉसेस। सर, किताब में एक और बहुत ही दिलचस्प पर्सनैलिटी की कहानी है, कर्नल शिवांग रिंचन। और बहुत कम लोगों को ये पता है कि उन्होंने 47 से लेके 71 तक की सारी लड़ाइयाँ लड़ी और कोई भी लड़ाई में वो हारे नहीं। और उनको महावीर चक्र है वो 2 बार दिया गया है और उसके अलावा एक उनको सेना मेडल दिया गया है। तो उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है और हर कोई इंडिया में आज की डेट में जाना चाहता है लद्दाख और नुब्रा वैली और खरदुंगला और सियाचिन घूमने के लिए। लेकिन अगर कर्नल रिंचन की वो एक्शन नहीं होती तो शायद ये टेरिटरी हमारे हाथ में नहीं होती। इज़ दैट राइट सर? बिल्कुल। और आपने कहा आज हर कोई लद्दाख जाना चाहता था। उस वक्त लद्दाख जाने के लिए कोई साधन ही नहीं था, रास्ता भी नहीं था। और उस वक्त की कहानी है। पर कहानी शुरू होती है कश्मीर से, क्योंकि हम अधिकतर जो 1948 की बात करते हैं, हम बात करते हैं कश्मीर वैली की, हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, महाराजा हरी सिंह ने वो किया, हमारी फ़ौज गई, बारामूला में लड़ी, उरी में लड़ी और ढकेल के वापस कबीलियों को भेज दिया। वो कबीलियों तो थे ही, लेकिन वो पाकिस्तानी आर्मी थी। और एक्चुअली जो कश्मीर में फ़ौज पाकिस्तान की घुसपैठ करके आना चाह रही थी, तो हमारा नज़र जो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान की नज़र लद्दाख में भी थी और उसके बारे में ज़्यादा चर्चा की नहीं गई है पहले। लेकिन पाकिस्तान के जो रूट था वो लद्दाख पाकिस्तान से करीब था, बिकॉज स्कार्दू से होते हुए, स्कार्दू गैरिसन जो वेस्टर्न लद्दाख के वो पाकिस्तान में आज है, तो वहाँ से होते हुए गिलगिट, स्कार्दू, वहाँ से होते हुए वो लद्दाख आने की कोशिश कर रहे थे। और हमारे पास में एक छोटी टुकड़ी थी जो मेजर प्रीति चंद, एक हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, उनके साथ में 25 लोग थे, सिर्फ 25 लोग पूरे लद्दाख के लिए। और वो वहाँ पे गए और मेजर प्रीति चंद ने लद्दाख लेह का जो मेन स्क्वायर है उसमें लोगों को इकट्ठा किया। तो मेजर प्रीति चंद ने पूछा सबको इकट्ठा करके सुबह कि मेरे साथ कौन कौन वॉलंटियर होना चाहता है। अब उन्होंने जब ये सवाल किया तो पीछे से एक हाथ ऊपर गया। वो हाथ था 17 ईयर ओल्ड, 17 वर्षीय लड़के का। उसका नाम था शिवांग रिंचन। और शिवांग रिंचन ने ये वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर ही ज्वाइंड, and he joined Nubra Guards, as they called it. He didn't just join alone. He made sure that he convinced many villagers, गांव के दूसरे लोग जो डर रहे थे वहाँ ज्वाइन करने के लिए, उनको उन्होंने मनाया, उनको उन्होंने कन्विंस किया। एंड सून देयर वाज अ वॉलंटियर फोर्स दैट ही हैड पुट टुगेदर। शिवांग रिंचन की जो कहानी है वो आपने संक्षिप्त में बताया कि ही नेवर लॉस्ट अ वॉर। 1948 में वो उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ पे रोका। पाकिस्तानी फ़ौज के जो कमांडर थे, वापस जाकर के उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है बल्टिस्तान पर एक नज़र। उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि अगर शिवांग रिंचन लद्दाख में नहीं होते तो लद्दाख हमारा होता। बिल्कुल सर। और इंसिडेंटली आपकी किताब में और स्टोरी में चालुंका और तुर्तुक, इन जगहों का जिक्र है जी। और वेरी यंग डेज में 2001-2 में मैं वहाँ रहा हूँ और अभी भी वहाँ पर बंकर्स हैं, पोस्ट हैं जो कर्नल शिवांग रिंचन ने कैप्चर किए हैं। और 1948 में जब 1948 की लड़ाई में वो आगे बढ़ चुके थे, तब उनको बताया गया कि आप और आगे मत बढ़िए। तो ये 4 गांव जो है रह गए थे। तो उन्होंने उस वक्त एक प्रण लिया था कि मैं किसी तरीके से आई विल ब्रिंग अ क्लोजर टू दिस। और वो 1971 में उनको एक मौका मिला और 1971 में ये 4 गांव जो है जिनकी आपने बात करी थी, चालुंका कॉम्प्लेक्स, ये दिस बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें
और कैमोफ्लाज की कहानियाँ ज़्यादा दिन कैमोफ्लाज ना रहें, जनमानस के जहन में ये किताब आ जाए, और जो प्रबल सर ने इतनी मेहनत से, इतने लगन से ऐसी छुपी हुई कहानियों को सबके सामने लाने का ये जो बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, उसको सफल करें। ये वॉर स्टोरीज से ज़्यादा ये दीज आर स्टोरीज अबाउट अस. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट आवर कंट्री, of people who have lived all these 100 years and who have served the nation. And they are not war stories belonging to some other planet, but they are war stories about you and me, about we, the people of Bharat. थैंक यू सर। एंड जैसे आपने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी अपनी 3 पुश्तें फ़ौज में लगी हैं, और मेरे एक सीनियर थे दिल्ली में जहाँ मैं पोस्टेड था, उस टाइम कर्नल खालिद जाकी, और अभी वो मेजर जनरल हैं। और शशि थरूर ने अपनी किताब में भी इस फैमिली का जिक्र किया है, जकी फैमिली का जी। उनकी कहते हैं 8 पुश्तें भारतीय सेना में हैं, और जकी सर तो अभी भी सर्विस में जी। जैसे हम सर फौज में नौकरी करते हैं, आपने भी फौज में सर्विस की है, तो कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, मिलते हैं, और आपको बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, और आपको लगता है कि मुझे इनसे कुछ सीख मिलती है। टुडे हु आई सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, जनरल दुआ, जिनकी एक मिसाल, यू नो, ही शोड हाउ हिज सन गॉट मैरिड इन अ सेरेमनी जहाँ पे they have this culture of Jacklai where you have the MMG culture, the Mandir Masjid Gurdwara. Yes, so he brought that together, which is very much reflective of how the Indian Army has functioned. It's a great way to tell the world that this army is different. It is the most inclusive, it's the busiest, it's the most dynamic. You know, an incident, which is again why I say I remember people by incidents and the anecdotes I have had with them. मेरी जो किताब थी वाटरशेड, वो रिलीज़ होने वाली थी कलकत्ता में, और मैं कलकत्ता गया हुआ था, और 12 घंटे पहले मैं ईस्टर्न आर्मी कमांडर उस वक्त हुआ करते थे जनरल चौहान, जो अभी CDS है जी, जनरल अनिल चौहान, वो मेरे रेजिमेंट के हैं, 11 GR के हैं। तो उनके ऑफिस में मैं जब गया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप आइए सर, सॉरी आई it's a very short notice. But he also reminded me that he had arrived in the station. He was traveling before that, so he will definitely come. He was very eager to come. Not just that, the next day when he came, he opened the book. And here he was, after a day's work, he'd come there and he was making notes about the panel discussion that was going on. And when he stood up to speak, it appeared that he had the full knowledge of the book. 12 घंटे में पूरी किताब 12 घंटे में उन्होंने किताब पढ़ी थी, वो आए थे और उन्होंने लगभग पूरी किताब, and he had also, you know, lent his ears to the discussion that was on. He was fully attentive. He spoke very well. और इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से एक लीडर इज़ नॉट जस्ट वन जो सामने आके अपने आप को पेश करता है, leaving that signature, leaving that stamp, leaving that your expression there was something that was that stayed with me. So ये सब चीज़ें हैं where you connect with people and some of these memories stay with you. We'll now take you to the last segment जो हमारा कॉन्वर्जेशन का है, और ये रैपिड फायर क्वेश्चन है। आपके इमीडिएट आंसर्स जानना चाहेंगे कि आपके रिस्पॉन्स क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स। तो आपका सर फौज में हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? वो ये था कि जब मैंने वो स्टोरी बताई आपको कि एक 1956 जो जवान जिसकी टांग में लगी थी और इसकी टांग रिप्लेस हो गई थी, उसकी टांग उड़ गई थी, उनको जब मैं मिला 2-3 साल बाद, और हम लोग वी मेट इन साइलेंस, वी डिडंट स्पीक, देयर वर नो वर्ड्स एक्सचेंज्ड, बट देयर वाज अ सर्टेन सेंस ऑफ क्लोजर, देयर वाज अ सर्टेन सेंस ऑफ साइलेंस, which to me is a sense of happiness. Yeah. Any regret in army, sir? No regrets. Sir, everybody from who's come on the platform has been consistent about this, that nobody, किसी को कोई regret नहीं है फौज में रहने का। कोई 8 साल रहा है, कोई 10 साल रहा है, एंड ये आर्मी नहीं, नेवी, एयरफोर्स, कोई 8 साल रहा है, कोई 10 साल रहा है, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे कोई रिग्रेट है फौज के बारे में। कुछ आप फौज के बारे में बदलना चाहेंगे? 1950-60 के दशकों में अगर देखें तो there was a lot more informality in terms of the expression of young leaders. I would think more responsibility should be given to the young leaders and they should be trained to handle decision making and responsibility, more autonomy in their decisions. जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और कुछ हद तक ये हो भी रहा है फौज में। और
बिकॉज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि काउंटर इंसर्जेंसी में जो है वो कमांड कंट्रोल, जो एक फौज की नींव होती है, वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लोअर लेवल पे। कंपनी कमांडर, प्लेटून कमांडर, सेक्शन कमांडर, इनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है जी, बिना किसी के आदेश के, बिना किसी के आपके पीछे खड़े हुए या डायरेक्शन देते हुए। और दूसरी चीज़ ये भी हो गई है कि काउंटर इंसर्जेंसी की वजह से आज एक कंपनी कमांडर एक जीओसी के साथ या ब्रिगेड कमांडर के साथ खुल के बात कर सकता है, क्योंकि हमारे जो जनरल्स वहाँ पे हैं, जो ब्रिगेड कमांडर हैं, सीनियर ऑफिसर्स, आला अफसर जो वहाँ पे हैं, वो जाके एक कंपनी कमांडर से बात करते हैं या प्लेटून कमांडर से बात करते हैं, किसी जेसीओ साहब से बात करते हैं। तो उस वजह से फ़ौज में ये धीरे धीरे जो आपने बात बताई, ये चेंजेस आ रहे हैं कि जूनियर लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, जवानों में भी, यंग ऑफिसर्स में भी। तो मेरा एक और पॉइंट इसमें यह है, जो आर्मी ऑफिसर्स है, मिलिट्री ऑफिसर्स, डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी जो पार्टिसिपेशन है द हायर लेवल्स ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी, वहाँ पे उनको ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक दे ऑट टू थिंक बिग। सर, एनीथिंग यू डिसलाइक अबाउट द आर्मी? आई थिंक व्हेन यू आर ट्रेनिंग, अब उस वक्त तो सब यंगस्टर्स होते थे और वी यूज्ड टू हेट गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड गोइंग फॉर पीटी एंड ड्रिल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ब्यूटिफुल थिंग इज दैट दे बिकम मेमोरीज दैट यू चेरिश। This is a tricky question. Rate on a scale of 10, Army, Navy and Air Force. But you should not be diplomatic. I am not diplomatic. I would think Army 10, 9 and 8. Army, Navy, Air Force is how I would put it. So what is the wackiest thing you have done in uniform? Wackiest thing we've done in uniform is, am I allowed to say here? Yeah, totally, sir. It's a free country. We have once we took a car and we drove from India to Bhutan and back, and we just did that from Lucknow. And From Lucknow? yes. From Lucknow to Yes, Bhutan and yes, back? yes. Wow. सर, आपको कोई डायलॉग याद है फौज का जो आप आज भी यूज़ करते हो? मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा उसूल है ज़िंदगी का कि होश है तो जोश है। और आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? आप गुरखा सोल्जर है, आप रम मत बोलना सर। रम तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज वो ड्यूटी फ्री रम आती थी बहुत पहले जब हम पहाड़ों में रहते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन दैट टाइम ऑल्सो, उस वक्त आती थी कुछ विस्कीज आते थे, RK, BK, रेड नाइट was one of the things that we used to have. I remember having red nights, several pegs of red night in the mess those days. सर, तो लास्ट सवाल आपके लिए यही है कि आप अगर फौज में नहीं आते तो क्या करते? So फौज में नहीं आता तो I think I would have taken up writing at an early stage of the career, but I would have still preferred to roam around the countryside, move and have a closer look at our country, which has been fulfilled by my journey in the forge and elsewhere. और सर, आपने एक ही ज़िंदगी में कई सारी ज़िंदगियाँ जी हैं। आप फौज में भी रहे हो, फॉरेन में पढ़ाई भी की है, फिर कॉर्पोरेट में भी रहे हो, इंडिया में कॉर्पोरेट में बाहर भी रहे हो, और अभी आप एक एस्टेब्लिश्ड बुक राइटर हो, ऑथर हो। तो इन सारी ज़िंदगियाँ जो आपने एक ही ज़िंदगी में जी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ है? जिस वक्त में जो करियर मैंने चूज़ किया, आई सेड नो रिग्रेट्स, तो उस दौरान मुझे उस करियर का मज़ा, लुत्फ सबसे ज़्यादा आया है। थैंक यू सो मच सर, दिस वाज ग्रेट फन, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। और हमने सुनी कहानी एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपनी एक ही ज़िंदगी में अलग अलग रोल निभाए हैं। उन्होंने सोल्जरिंग भी की है, उन्होंने कॉरपोरेट में, बिज़नेस में भी नौकरी की है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, स्कॉलरशिप हासिल की है, इंडिया में अभी उनका अपना बिज़नेस है, और हाल में उन्होंने अपनी 2 किताबें लिखी हैं, जो कि कोई छोटा काम नहीं है। और किताबें किस चीज़ पे लिखी? तो फ़ौज के ऊपर, हमारी फ़ौज की वो स्वर्णिम कहानियाँ जो उन्होंने अपने कागज़ में उतारी हैं, और पूरी दुनिया में ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे अव्वल सेना है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड very happy to have you here. Thank you very much, Nikhil. Shukriya. It was a pleasure being here. Hi, Manpreet. So, you raised a question that basically says that what does a pilot experience when he's ejecting? There are 2 parts to this.
firstly, you must understand that in any fighter aircraft, the pilot is basically strapped on to an ejection seat. It's an emergency seat. It's a rocket actually, designed in such a way that the pilot is able to eject himself out of an aircraft which perhaps has become uncontrollable or cannot be forced land for whatever reasons, or there is a systemic failure, or whatever reason. Basically, his life is in danger and he has to come out. So when you pull that ejection handle, that rocket fires and it ejects the seat out at a very high velocity. And basically, to summarize and say, the entire body of the pilot undergoes a tremendous force of acceleration which forces him out of that cockpit, sometimes even shattering the canopy that is on top of him and taking him through the canopy. It's a what I should say, it's a life-saving maneuver, as I would call it. So in a MiG-21, say for example, from speed of 130 right up to 900 kilometers per hour, you can eject out of the aircraft if you realize that that's the last thing that a pilot can do. And therefore the body will go through this force. And that seat, it will cause a force of roughly about 30 Gs, 25 to 30 Gs. That means 25 to 30 times the weight of your body. So if your head is weighing with the helmet and all the contraptions, say about a few kgs, multiplied by 25. That's the force that is going to be on your head. And I would understand perhaps what you want to know is what does the pilot experience, as in what does he feel on his body. So the force that he feels is so high that when he ejects, actually he blacks out. He does not know what's happening once he pulls the handle and the ejection seat fires out, because all the blood which is there in your brain comes rushing down towards the body because of the force of acceleration. And for a moment you just black out for a few seconds. The seat is designed to stabilize itself with various parachutes, and then finally the seat separates and the parachute, which is strapped up to the body of the pilot, opens up and allows him to rather glide down. Somewhere during the process, when the forces are neutralized and he is under finally again 1G force, is the time the senses come back as the blood flow in the body becomes normal, and that is when the pilot realizes that he is somewhere in the air with parachuting down.